वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइव प्रोसेसेस और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। ये सब हमने लाइव प्रोसेसेस पढ़े थे। अब उसके बाद हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है, यानी कि नीड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशंस के डिफरेंट मोड्स कौन कौन से होते हैं, और थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने ली थी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किस तरह के रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और लाइट और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं। ये रिएक्शंस दरअसल आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि एस्टोमेटा क्या होता है, वो कहाँ पाया जाता है। तो उसी एस्टोमेटा के अंदर में ये लाइट और डार्क रिएक्शंस होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को मीनिंग देते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टोमेटा के बारे में डिटेल से कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। और एस्टोमेटा में एक पोर होता है जिसको एस्टोमेटल पोर कहते हैं, वो कैसे ओपन या क्लोज होता है, यानी कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्लास में आगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न उठता है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में काफी बार पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th 9th, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन देयर ओन यूजिंग सर्टेन नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये प्लांट्स द्वारा फूड बनाने का एक प्रोसेस है। लेकिन वो फूड वो कैसे बनाता है, तो नेचर में जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है उसकी सहायता से और खुद से, यानी कि किसी और के फूड का वो यूज नहीं करते। प्लांट्स किसी और के फूड का यूज नहीं करते, वो अपना फूड खुद बनाते हैं नेचर में अवेलेबल रॉ मटेरियल्स की सहायता से। और प्लांट्स द्वारा फूड मेकिंग के इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। इसी कारण से प्लांट्स को, और अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था एक और, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी इसी कारण से क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और चूंकि हम लोग या दूसरे अन्य ऑर्गेनिजम्स भी, या एनिमल्स आप कह लो एक ब्रॉड टर्म में, तो ये जो है वो अपने फूड के लिए इन प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, अब थोड़ी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि वास्तव में ये प्रोसेस है क्या। तो इस प्रोसेस में सौर ऊर्जा को, यानी सोलर एनर्जी को सबसे पहले ट्रैप किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसको किस चीज में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। सो इन दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सन एंड इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन प्लांट्स दी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस मेनली इन ग्रीन लीव्स। हालांकि अगर स्टेम ग्रीन है तो उसमें भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस का
प्रोसेस कैरी ऑन होगा ग्रीन पोर्शंस में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, तो इसका दूसरा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है। पहला आपने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में। और दूसरा पढ़ा कि ये प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में और मेनली लीव्स में होता है। अब आते हैं कि द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैज अ पिगमेंट called chloroplast that contains a green pigment chlorophyll. It is the chlorophyll that traps the sunlight. इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि सनलाइट को यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, लेकिन वो सोलर एनर्जी प्लांट्स लेता कैसे है, यानी प्लांट में ऐसी कौन सी चीज है कि वो सोलर एनर्जी का यूज फूड बनाने में या केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करने में करता है। तो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में या ग्रीन पोर्शंस में एक पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, उस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है, और फिर वो आगे इसका यूज करता है रिएक्शंस में, जिससे फूड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फूड बनाया जाता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, द प्लांट्स मेक देयर फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब क्या करता है कि सन से उसने क्या किया, सोलर एनर्जी ले लिया, सोलर रेडिएशन लिया, और अपनी रूट से, वो रूट की सहायता से सॉइल से वाटर लेता है, और उस वाटर में मिनरल्स क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। उस मिनरल्स में पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इन मिनरल्स का जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो एब्जॉर्प्शन वाटर के साथ करते हैं, और इस वाटर का यूज वो किस में करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। तो क्या क्या हो गया, सोलर एनर्जी उसने कहां से लिया, सन से, और वाटर कहां से ले लिया, सॉइल से, रूट की सहायता से। कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है, और इन सब चीज की सहायता से वो क्या करता है, फूड बनाता है, और वो फूड क्या होता है उसका, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी वो रिलीज करता है जो है ऑक्सीजन। कहां रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स के द्वारा जो फूड मेकिंग प्रोसेस है यानी कि फोटोसिंथेसिस है, उसके पूरी क्रिया को हम एक समीकरण या इक्वेशन के द्वारा हम समराइज कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll are used to form or used to make food in form of glucose, यानी कि 1 molecule of glucose C6H12O6 and 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water। तो फोटोसिंथेसिस की जो ये केमिकल प्रोसेस है, क्रिया है, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स का यूज होता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और उससे बनता क्या है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, वाटर का 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। सो वी कैन conclude now that following are the raw materials required for photosynthesis to take place। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा,
अभी आपने पढ़ा था कि सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो उसके बाद वो क्या करता है, अपनी रूट की सहायता से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, फिर वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये सोलर एनर्जी, ये वाटर, ये मिनरल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स, किसके लिए, फूड बनाने के लिए। तो वही यहां पर कहा गया, सो वी कैन कंक्लूड नाउ दैट फॉलोइंग आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। उसमें पहला बताया सनलाइट, एंड सनलाइट दैट कम्स फ्रॉम द सन। इसीलिए आपने सुना होगा अपने टीचर से कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कई बार आपने सुना होगा कि ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो सन ही है। दूसरा जो चीज उससे चाहिए वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से ही सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से। और यही कारण है कि प्लांट्स अपने ग्रीन पार्ट्स में ही फूड का निर्माण करता है, यानी कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और ऐसा इसलिए है, क्यों है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण, चूंकि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, और इसी के प्रेजेंस के कारण वो पार्ट जो है वो ग्रीन भी होता है। तीसरी चीज है, यानी कि तीसरा रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। Leaves have small holes or pores called stomata that absorb carbon dioxide and release oxygen into atmosphere as a byproduct। जैसा कि आपको पहले बताया कि आप लीफ के अपर सरफेस, जिसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, होल्स दिखेंगे, स्मॉल पोर्स दिखेंगे। उसी पोर को क्या कहा जाता है, एस्टोमेटा। और ये वो एस्टोमेटा है जिसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है। साथ ही अभी अभी आपको मैंने समराइज करते हुए बताया था कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो उस बाई प्रोडक्ट को भी इसी एस्टोमेटा के द्वारा कहाँ रिलीज किया जाता है, एटमॉस्फेयर में। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। और चौथी चीज क्या है, चौथा रॉ मटेरियल क्या है, वाटर। तो वाटर विद मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल बाय द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम्स, हेल्प टू कैरी दिस वाटर टू द लीव्स। अब रूट में जाइलम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और टिश्यू में कि जाइलम और फ्लोएम करके दो तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में। तो ये जाइलम की सहायता से जो रूट में होता है, प्लांट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। और उस वाटर में क्या क्या डिजॉल्व होते हैं, तो जो मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, पोटासियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। यानी जिन मिनरल्स की आवश्यकता प्लांट्स को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट और फूड फॉर्मेशन के लिए है, वो सारा मिनरल वो क्या करता है, वाटर में जो डिजॉल्व होता है उसको जाइलम की सहायता से वो एब्जॉर्ब करता है। और जाइलम की सहायता से वो स्टेम्स की मदद से वो पत्तियों तक, यानी कि जहां पर खाना बनेगा, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वहां तक पहुंचाता है। तो ये चार बेसिक रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब आते हैं कि फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट स्टेप इज absorption of light energy from the sun by chlorophyll present in green parts of the plant। पहले ही बताया कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा सन के लाइट को, यानी कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब उसमें सेकेंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
the chlorophyll is activated by the sunlight and it leads to the breakdown of water molecule. अब ये क्लोरोफिल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वहीं पर वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। और ये जो इसमें क्लोरोफिल होता है वो एक्टिवेट करता है, यानी कि वो एक्टिवेट होता है सनलाइट के द्वारा, और जिसके कारण से वाटर स्प्लिट करता है। वो वाटर का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो आपको पता होगा वाटर में कौन कौन से ये एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन होके क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग। तो ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है और इस हाइड्रोजन का यूज होता है रिडक्शन के प्रोसेस में, और उस रिडक्शन के कारण ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपने पहला स्टेप क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। साथ ही आपने जाना कि ये जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट के द्वारा एक्टिवेट होता है ताकि वो वाटर को स्प्लिट कर दे, किन दो चीजों में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में वो बैक चला जाता है। और हाइड्रोजन का यूज किस चीज में होता है, रिडक्शन में। जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेगा, तो उस रिडक्शन में हाइड्रोजन का यूज होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। तीसरा स्टेप ये है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि तीसरा स्टेप इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और इस रिडक्शन के लिए क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। और ये हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को एक्टिवेट इसके लिए कौन करता है, सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट के द्वारा जब क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में वो बैक चला जाता है, और उस हाइड्रोजन का यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के कारण क्या बनता है, हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा इसका क्या होता है, स्टेप। तो इसका चौथा स्टेप होता है कि जब एक बार कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया तो इसका कुछ हिस्सा, प्लांट हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, मेंटेनेंस के लिए, अपने वियर एंड टीयर को रिपेयर करने के लिए, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो प्लांट्स को भी चाहिए, प्लांट्स को भी यही न्यूट्रिशन चाहिए। और इसलिए जब वो अपना भोजन बनाता है तो उस कार्बोहाइड्रेट का कुछ हिस्सा तो उसके डेली कंजम्पशन में आता है, और कुछ हिस्से को वो प्रिजर्व करके अपने बॉडी में आगे के यूज के लिए रख लेता है। तो वो किस रूप में उसको प्रिजर्व करता है, स्टार्च के रूप में। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में। और ये उसकी पत्तियों में या दूसरे किसी पार्ट में भी जमा होता है। जैसे कि आप आलू खाते हो, वो क्या है, एक स्टेम है, और वो क्या है, रिजर्व फूड है, यानी कि वो स्टार्च जो आलू के पौधे ने जमा किया था अपने फ्यूचर के यूज के लिए। तो हम इसको एक बार फिर से जान लें। वंस कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड, some part of it is used in plant's own maintenance and the rest is converted into starch which is a storage form of carbohydrate. Starch क्या है, storage form of carbohydrate and is stored in leaves and other parts of the plant for future use that we humans use as different plant products. हमने अभी बताया आलू क्या था, स्टेम था। वहीं पर आप साग खाते हो, ठीक है, ग्रीन लीव्स खाते हो, वो भी स्टार्च है, लेकिन यहाँ पर वो किस रूप में है, लीव्स के रूप में है। वहां आलू किस रूप में था,
स्टेम के रूप में था। फिर आप इसी तरह से रूट्स का भी खाते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो उसके पार्ट्स होते हैं उसमें ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है। तो यही मेजर स्टेप्स होते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। अब हम लोग आते हैं कि क्या ये इतनी आसानी से प्रक्रिया पूरी हो जाती है या इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि केवल वो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये केवल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जिसमें ये प्रक्रिया संभव है। क्यों? वो इसलिए कि उस ग्रीन पार्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है। और ये क्लोरोफिल ही है जहां पर ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के दो डिफरेंट हिस्सों में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन को कहते हैं हम लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं हम डार्क रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं। During the process of photosynthesis, these reactions take place in two different parts of chloroplast। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये डार्क और लाइट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के दो अलग अलग हिस्सों में घटित होते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या और कैसे होता है। तो लाइट रिएक्शन is called so due to its dependence on sunlight. It takes place only in the presence of sunlight. During this reaction, many events like absorption of light, hydrolysis, liberation of oxygen, and formation of energy molecules like ATP and NADPH take place. यानी कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इस रिएक्शन को घटित होने के लिए लाइट की आवश्यकता है, यानी कि लाइट का, सनलाइट का होना नेसेसरी कंडीशन है। ये रिएक्शन तभी टेक प्लेस करेगा जब सनलाइट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें कई तरह की फिर आगे घटनाएं होती हैं। क्या क्या उसमें वो होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन, जो कि आपने फोटोसिंथेसिस में जो मेन स्टेप्स थे उसमें पहला स्टेप पढ़ा था, लाइट का एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ठीक है। उसके बाद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि फिर स्प्लिटिंग। हाइड्रोलिसिस मीन्स कि वहां पर स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और हाइड्रो हो गया वाटर, यानी कि वाटर का विखंडन, यानी ब्रेकिंग ऑफ वाटर। तो इस ब्रेकिंग ऑफ वाटर से क्या बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि पहले आपको बताया गया है। तो इसी कारण से इस हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या हो जाता है, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड NADPH। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये NADPH जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम करता है। एनर्जी मॉलिक्यूल तो है ही है। और ये ATP, इसके बारे में आपको पिछले क्लास में भी बताया कि ये एनर्जी करेंसी कहलाता है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और इसी रूप में एनर्जी बॉडी में, चाहे वो प्लांट का हो या अदर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स का हो, इसी रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो आपने समझ लिया लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाला एक ऐसा रिएक्शन है जो केवल सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या हाइड्रोलाइसिस होगा। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट CO2 की सहायता से, ठीक है। और ये ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है, इसलिए तीसरी घटना क्या है इसमें, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जो दो तरह के यहाँ पर हैं, ATP और NADPH। अब हम लोग जानेंगे
डार्क रिएक्शन के बारे में। Dark reaction does not need light to take place. This is why it is called light independent reaction or dark reaction. During this reaction, sugar molecules are synthesized from carbon dioxide and water molecules. You should remember that if light is not available for longer period, dark reaction too will fail. Why? Because this reaction brings in use the products of light reaction. अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लाइट रिएक्शन के लिए किसी भी, ये डार्क रिएक्शन के लिए किसी भी तरह के लाइट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमें सनलाइट की आवश्यकता डार्क रिएक्शन के लिए नहीं होती। ठीक है, तो चूंकि सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, यानी बिना लाइट के, और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। आगे जब आप अगले क्लास में जाओगे, थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इसी को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। So during this reaction, sugar molecules are synthesized from carbon dioxide and water molecule. अभी आपने देखा कि इसी रिएक्शन के दौरान, यानी कि वहां पर आपने क्या पढ़ा था, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ा था, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो लाइट रिएक्शन से हाइड्रोजन मिला, उस हाइड्रोजन का यूज क्या होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, और इसी रिडक्शन से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में नहीं होता, डार्क रिएक्शन में होता है। लेकिन ये भी दिमाग में आप रखिए कि ये तभी होगा जब उसे हाइड्रोजन मिलेगा, और हाइड्रोजन कहां पर प्राप्त होता है, लाइट रिएक्शन में। इसीलिए डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तो है, लेकिन ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि उस हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट है जो हमें लाइट रिएक्शन में मिलता है। इसलिए अगर पौधों को लंबे समय तक लाइट ना मिले तो क्या होगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, है ना। और जब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, और जब हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर डार्क रिएक्शन का मतलब ही क्या है। इसलिए कि डार्क रिएक्शन का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। So during this reaction, sugar molecules are synthesized from carbon dioxide and water molecule. You should remember that if light is not available for longer period, dark reaction too will fail. यानी कि अगर लंबे समय के लिए लाइट प्लांट्स को ना मिले, सनलाइट प्लांट्स को ना मिले, तो क्या होगा, डार्क रिएक्शन भी पूरा नहीं होगा। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डार्क रिएक्शन के लिए सनलाइट की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं पूरा होगा कि डार्क रिएक्शन में सनलाइट तो नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो लाइट रिएक्शन में बनता है, यानी कि वो हाइड्रोलिसिस, यानी वो हाइड्रोजन। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। ये लाइट से इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन लाइट। तो आपने देखा कि डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन जो हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्राप्त होता है, जो कि लाइट रिएक्शन में होता है, तो उसके योग से, उसके द्वारा रिडक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स। पहले ही आपको बताया कि स्टोमेटा द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन
रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स एंड एटीपी एंड NADPH which are the energy molecules formed during light reaction convert 6 molecules of carbon dioxide into one sugar molecule, that is 1 molecule of glucose। आप लोगों को बताया गया कि किस तरह से 6 मॉलिक्यूल लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, उसकी सहायता से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का बनता है। तो अब आपने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता कैसे। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, स्टोमेटल एपर्चर है, या इसको स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर कह सकते हैं। और इसके दोनों तरफ क्या है, ये 2 गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल में क्या होता है, ये माइक्रो फाइब्रिल्स होता है। इसके अलावा ये सेल्स सब्सिडियरी सेल्स कहलाते हैं और इसमें न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो ये हुआ किसका, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। और ये कहां पर होता है, पत्तियों के अपर सरफेस पर यानी एपिडर्मिस में होते हैं। अभी हमको इस गार्ड सेल को ध्यान में रखिए, चूंकि ये समझने में मदद करेगा ये गार्ड सेल की स्टोमेटल पोर कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। तो दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर गाइडेड बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल्स सराउंड दी स्टोमेटल पोर, यानी कि 2 चीज का है, या तो वो टर्जिड होगा या फिर वो फ्लैसिड होगा। 2 तरह की चीजें होंगी, या तो वो ठोस होगा, कठोर हो जाएगा, या वो मुलायम हो जाएगा। तो वो कब वो ठोस होगा यानी कठोर होगा और कब वो मुलायम हो जाएगा या ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है कि कब स्टोमेटल पोर ओपन होगा और कब क्लोज होगा। तो when guard cells absorb water from surrounding cells, they swell and become turgid. Hence, the stomatal pore enlarges, which is called opening of stomata. यानी कि जब गार्ड सेल, अभी आपने स्ट्रक्चर देखा कि उस गार्ड सेल के चारों तरफ क्या है, दूसरे सेल्स भी हैं। ठीक है, जिसको हमने सब्सिडियरी सेल्स अभी बताया था आपको। तो उनसे जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ये गार्ड सेल्स, तो वो क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, बड़े हो जाते हैं, फूल कर बड़े हो जाते हैं और थोड़े से कठोर हो जाते हैं। ठीक है, टर्जिड हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, स्टोमेटल जो पोर है, जो ओपनिंग है, जो एपर्चर है, वो एनलार्ज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि स्टोमेटा के द्वार का खुलना। अब आगे क्या होता है कि when water is released during transpiration, the guard cells become flaccid and shrink in size. This is called closing of stomata। यानी कि जब गार्ड सेल ने अपने सराउंडिंग सेल से वाटर एब्जॉर्ब किया तो वो स्वेल कर गया, और स्वेल करने के कारण क्या हुआ, स्टोमेटल पोर इनलार्ज हो गया, जिसको हमने क्या कहा था अभी, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, क्लास 6-5 से ही ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट बॉडी अपने एक्सेसिव वाटर को लूज करता है, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जैसे हम आप स्वेटिंग करते हैं। ठीक है, तो उस ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, वो वाटर लूज करता है। तो वाटर लूज करने के कारण क्या होगा, अभी वाटर जब उसने एब्जॉर्ब किया तो क्या किया था, वो स्वेल कर गया था। जब वो अब वाटर लूज करेगा ट्रांसपिरेशन के कारण, तो वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। जब श्रिंक करेगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, सट जाएंगे। जब सट जाएंगे आपस में तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल क्लोजिंग या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो अब तक आपने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया और आशा है कि आपने समझा भी होगा। अब आते हैं उसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। हालांकि
अपने एक्सप्लेनेशंस के दौरान अभी तक हमने आपको उसके फंक्शंस बता दिए हैं, बस आप उसको यहाँ पर जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो उसको दोहराएंगे ही। इट इज स्टोमेटा थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। अब स्टोमेटा में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। अभी आपको हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कौन करता है? स्टोमेटा की सहायता से ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन रिलीज कौन करेगा? स्टोमेटा ही करेगा, ठीक है। अभी आपने देखा ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? स्टोमेटा में। और इसी कारण से हम कहते हैं कि इट इज साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट्स अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स लूज एक्सेसिव वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो जब शरीर में वाटर बार बार एब्जॉर्ब करते रहने के कारण प्लांट्स के बॉडी में वाटर की क्वांटिटी अधिक हो जाती है, तो वो वाटर लूज करता है और उसका एक तरीका क्या है? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें ये कहाँ पर ये प्रोसेस प्लांट के किस हिस्से में घटित होता है, यानी कि where does this photosynthesis take place in plant body। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें डिफरेंट इवेंट्स या स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्टोमेटा का रोल इसमें क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्टोमेटा में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शंस कैसे होते हैं। फिर हम लोगों ने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में होने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को जाना, फिर उसके पोर को यानी स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को जाना। अब हम लोग जानेंगे, और ये सारी चीजें हम लोग फोटोसिंथेसिस के अंडर ही पढ़ रहे हैं। अब हम लोग फाइनली जानेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस हम क्या बताएंगे? इट इज द प्राइमरी वे टू मेक सोलर एनर्जी अवेलेबल टू डिफरेंट लिविंग बींग्स, यानी कि यही वो मौलिक या बेसिक तरीका है जिसके द्वारा सोलर एनर्जी सभी जीवों को प्राप्त होता है। कैसे? तो सोलर एनर्जी से बनने वाला फूड सिर्फ प्लांट बनाता है और उस प्लांट के प्रोडक्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फूड के रूप में यूज करते हैं अदर एनिमल्स। यानी कि अगर हमें कहे एक मनुष्य के रूप में, तो सोलर एनर्जी का हम फूड बनाने में यूज नहीं कर सकते। यानी कि ये वो प्लांट्स हैं और ये वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी को हम तक फूड के रूप में, यानी कि उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड के रूप में हम तक पहुंचाता है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इट इज द प्राइमरी वे टू मेक सोलर एनर्जी अवेलेबल टू डिफरेंट लिविंग बीइंग्स। अब आते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंस के बारे में। ग्रीन प्लांट्स आर बेसिक प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द नेचर। अदर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। यानी कि पहले ही आपको अभी बताया है कि ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं। हम लोग क्या है? कंज्यूमर्स हैं। यानी कि प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं, या अदर ऑर्गेनिजम्स भी क्या है? कंज्यूमर्स हैं। सिर्फ प्लांट्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वही सोलर एनर्जी का यूज कर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा फूड को बना सकते हैं, ठीक है। और हम सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्टीमेटली उसी फूड पर डिपेंडेंट हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए। तीसरा चीज क्या है? तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर।
अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर सारा ही ऑक्सीजन जो आप लेते हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, वो ऑक्सीजन रिप्लेनिश ना हो, वो फिर से ना बने, तो क्या होगा? एक समय आएगा कि जब हम और आप ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते, सांस ले ही नहीं सकते, यानी कि जीव मर जाएंगे। तो ये प्लांट्स ही हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो उस गैस में जो एक्सहेल करते हैं, जो सांस हम छोड़ते हैं, उसमें सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो अगर कार्बन और ऐसा ही सारे जीव कर रहे हैं, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बड़ी मात्रा में केवल पैदा होता हो तो क्या होगा? ऐसे ही आदमी मर जाएगा या दूसरे जीव भी मर जाएंगे। कोई तो हो जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करे, और ये काम कौन करता है? प्लांट्स। किस काम करता है, किस काम में आता है वो? भोजन बनाने के काम में। कौन सी प्रक्रिया में? फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए कहा गया है, और इसलिए मैंने कहा कि ये उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द नेचर। तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो अभी हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। ये तीनों ही मिलाकर क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे किसमें? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप यहाँ इस क्लास में कुछ सीख रहे हैं मित्रों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।